बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 1 को हम कवर कर चुके हैं। दूसरा चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो है उस पर मुश्तमिल है। आप यूं कह सकते हैं कि 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री को डिस्कस करते हैं, या आप कहें कि आपकी बायोलॉजी का वो पोर्शन है जिसका ताल्लुक किसके साथ है, बायोकेमिस्ट्री के साथ है। उसमें एक चैप्टर जो कि प्योरली बायोकेमिस्ट्री पर मुश्तमिल है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है। यानी बायोकेमिस्ट्री वो फील्ड है जिसके अंदर आप क्या है, जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री आप स्टडी करते हैं। आसान अल्फाज में आप यूं कह लें यही कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज की कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर किस तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं और ये कि उनकी सिंथेसिस कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म, ये चीजें डिस्कस कर रहे हैं। तो प्योरली कंपोजिशन की अगर बात करें तो वो चैप्टर नंबर 2 के अंदर है। फिर ये के मेटाबॉलिक रिएक्शंस, एंजाइम्स और उसके बाद बायोएनर्जेटिक्स। ये 3 चैप्टर्स जो हैं इंटर रिलेटेड हैं इस तरह से कि दे आर पार्ट ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। अब इसमें ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, तो इस चैप्टर के अंदर हम उन मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि जानदारों के जिस्म बनाते हैं। यानी जैसे आप देखते हैं कि बिल्डिंग किससे बनी हुई है, बिल्डिंग जो है ये दिस इज मेड ऑफ क्ले, मट्टी है और मट्टी के साथ क्या है, रेत है, सीमेंट वगैरह जो है, इन चीजों से बिल्डिंग बनी हुई है। तो किसी बिल्डिंग के आप कहने के कॉन्स्टिट्यूएंट्स या ये कि उस बिल्डिंग को बनाने वाले जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो क्या क्या चीजें हैं, तो ईंट है, उसके अंदर सीमेंट वगैरह है, बजरी है, सरिया है, ये चीजें यूज होती हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज किससे बनी हुई है, जानदारों का जिस्म किस चीज से बना हुआ है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बनी हुई है। और बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ये किससे बने हुए हैं, मॉलिक्यूल आप जानते हैं कि 2 तरह के एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो है या उससे ज्यादा 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलकर कंपाउंड बनाते हैं या मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या जो क्या है बायो एलिमेंट्स हैं उसको हम स्टडी करते हैं बिल्कुल स्टार्ट बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर के अंदर। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को अगर हम डिफाइन करें तो ये क्या चीज है, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिससे जानदारों के अजसाम बने हुए हैं। यानी मॉलिक्यूल्स व्हिच constitute bodies of living organisms। अब यहां पर हमने वर्ड यूज किया है इसका कॉन्स्टिट्यूट का। कॉन्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूट का मतलब है कि मुश्तमिल है, सही, यानी उस पर मुश्तमिल है, उससे बनी हुई है। अब जाहिर बात है कि मॉलिक्यूल ऐसे नहीं बनता। मॉलिक्यूल कैसे बनता है, तो जाहिर बात है एलिमेंट्स कंबाइन होंगे तो उससे क्या बनेगा, एलिमेंट जब कंबाइन होंगे तो उससे मॉलिक्यूल बनेगा। अब अगर हम गौर करें तो ये बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ये सारे के सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बायो एलिमेंट्स से बने हुए हैं। किससे बने हुए हैं, बायो एलिमेंट्स जो है उनसे बने हुए हैं। अब इन बायो एलिमेंट्स के अंदर कुछ मेजर बायो एलिमेंट्स हैं। क्या है, मेजर बायो एलिमेंट्स। ये जो मेजर बायो एलिमेंट्स हैं तो ये कौन से हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 95 से लेकर 99% लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज उसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं और फिर उन कंपाउंड्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, तो उसमें अगर आप देखें तो ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, समझ आ गई। इसी तरीके से नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और कैल्शियम है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की अगर परसेंटेज हम देखें तो ऑक्सीजन का परसेंटेज आप कह सकते हैं कि 65% है। कितना है ऑक्सीजन का परसेंटेज, 65% है। तो अब ये बाकी रिमेनिंग जो है ये ऑलमोस्ट क्या बना रहे हैं, ये रिमेनिंग जो है आप कह लें कि 35% जो है वो बना रहे हैं। अलबत्ता आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, जो कार्बन और हाइड्रोजन है इसका परसेंटेज क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज ज्यादा है, जबकि इनका जो परसेंटेज है मिसाल के तौर पे नाइट्रोजन 3% है, फास्फोरस 2% है, कैल्शियम जो है ये आपको कितना मिलेगा, 1% मिलेगा। इसी तरह कार्बन जो है आप कह रहे हैं कि दिस इज अप टू 20% तक हो सकता है। हाइड्रोजन जो है ये आप कह रहे हैं कि 10 से 15% तक मौजूद है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज के अंदर। ये मुख्तलिफ परसेंटेज वेरी करते हैं जानदारों के अंदर। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक तरह का जानदार एक किस्म के कंपाउंड से बना हुआ है, दूसरे तरह का जानदार दूसरे तरह के कंपाउंड से बना हुआ होगा। ये कहलाते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे माइनर बायो एलिमेंट्स।
माइनर बायो एलिमेंट्स वो हैं कि जिसका परसेंटेज क्या होगा, जिसका परसेंटेज कम होगा। अब इसमें एक और पॉइंट ये नोट कर लें कि बाज जगह पर कैल्शियम लिखा हुआ है और बाज जगह पर क्या है, सल्फर जो है वो भी शामिल किया गया है किसके अंदर, मेजर बायो एलिमेंट्स के अंदर। जैसे आपकी बुक के अंदर देख लें तो वो बायो एलिमेंट्स जिससे क्या बना हुआ है, वो बायो एलिमेंट्स जिसने ज्यादा हिस्सा कवर किया है उसमें कैल्शियम केवल नहीं है बल्कि क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर, ये गिवन है। उसके अलावा माइनर बायो एलिमेंट्स जो है उसके अंदर अगर देख लें या ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर अगर आप देख लें तो कौन कौन से कंपाउंड्स आ जाएंगे। क्लोरीन को अगर ले लें, समझ आ गई, इसी तरीके से आयरन को अगर ले लें और सोडियम को अगर ले लें, मैग्नीशियम जो है इसको आप ले लें, तो ये कंपाउंड्स क्या आ रहे हैं, दीज आर इन द माइनर बायो एलिमेंट्स। और ट्रेस एलिमेंट्स कौन से हैं, तो ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर मिसाल के तौर पे जिंक है और मोलिब्डेनम है, ठीक है। इसी तरीके से मैंगनीज है। माइनर बायो एलिमेंट्स में कॉपर ले लें, वो भी इसके अंदर जो है शामिल है। अगर सब की हम बात करें कि सारे के सारे बायो एलिमेंट्स, तो ये 16 से लेकर 18 तक वेरी करते हैं, जिसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और फास्फोरस है, कैल्शियम है, सल्फर है, क्लोरीन, आयोडीन, आयरन, सोडियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, मोलिब्डेनम। इसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर अगर आप मजीद चले जाएं तो इसके अंदर आपको क्या मिलेगा, वेनेडियम जो है वो आपको इसके अंदर मिल सकता है। इसी तरीके से अगर आप कह लें कि स्ट्रोंशियम है, सेलेनियम है, टिन है, तो ये क्या है, दीज आर ट्रेस बायो एलिमेंट्स। बाकी ट्रेस बायो एलिमेंट्स भी ऐसे हैं कि जिसका बहुत अहम रोल है। जैसे मिसाल के तौर पे जिंक इम्यूनिटी के अंदर बहुत अहम रोल प्ले करता है। जिंक किसके अंदर, इम्यूनिटी के अंदर बहुत अहम रोल जो है वो प्ले करता है। इसी तरह आयरन जो है, ये क्या है, आयरन हेमोग्लोबिन का मेन क्या है, सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग आयन है जो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, लेकर जाता है, तो वो क्या है, आयरन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो बाद बुक्स के अंदर डिवीजन इस तरह से है कि ये जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और सल्फर, इसको मेंशन किया गया है मेजर बायो एलिमेंट्स के अंदर। और ये बाकी के जो कंपाउंड्स हैं, क्लोरीन, आयोडीन, आयरन वगैरह, इन सबको कैटेगराइज किया गया है माइनर बायो एलिमेंट्स के अंदर। तो मुख्तलिफ तरह की तकसीम आपको मिलती है किसके अंदर, सर्टेन बुक्स जो है उसके अंदर। अब इसके बाद अगर आप गौर करें तो सबसे ज्यादा जो चीज है वो क्या है, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कसरत की वजह एक तो ये है कि हमारे बॉडी के अंदर जो बड़ा हिस्सा है वो किस पर मुश्तमिल है, वाटर पर मुश्तमिल है। किस पर मुश्तमिल है, वाटर पर मुश्तमिल है। और वाटर के अंदर क्या है, वाटर के अंदर ऑक्सीजन है। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। प्रोटीन्स के अंदर आपको ऑक्सीजन मिलेगा। लिपिड्स में निस्बतन ऑक्सीजन की मिकदार क्या है, कम होती है। तो चूंकि कार्बोहाइड्रेट, इसी तरह प्रोटीन्स के साथ क्या, न्यूक्लिक एसिड, इन सब चीजों के अंदर वाटर के अंदर आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, इसलिए उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा। फिर इस चैप्टर में हमने जिन कंपाउंड्स को स्टडी करना है तो वो मेनली क्या है, दोज आर मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो कंपाउंड्स हैं जिसके अंदर आपको मेजर जो उसके अज्जा हैं वो क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहे हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज के अंदर ज्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे। तो एक तो हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, या कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वर्ड सैकराइड्स का भी यूज होता है। दूसरे तरह के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, दोज आर प्रोटीन्स। तीसरी तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हम स्टडी करेंगे, दोज आर न्यूक्लिक एसिड्स। और चौथी तरह का जो हम स्टडी करेंगे, दोज आर लिपिड्स, या इसके लिए फैट्स का वर्ड भी यूज होता है। अब इन तीनों में
अगर बुक की तरकीब ले लें तो न्यूक्लिक एसिड चौथे नंबर पे है, लिपिड का टॉपिक जो है न्यूक्लिक एसिड से पहले आता है। हमने इसको ऐसे क्यों लिखा? हमने इसको ऐसे इसलिए लिखा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड्स ये क्या है? ये तीन जो है दे आर ए काइंड ऑफ होमोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सवाल ये कि होमोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने इसको क्यों कहा? कार्बोहाइड्रेट जो है उसका अगर क्या ले लें, कार्बोहाइड्रेट का अगर मोनोमर ले लें तो पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन होगा। अगर प्रोटीन का मोनोमर ले लें तो अमीनो एसिड होगा। न्यूक्लिक एसिड को ले लें तो न्यूक्लिक एसिड में एक नाइट्रोजनस बेस होता है और नाइट्रोजनस बेस के साथ पेंटोज शुगर और फॉस्फेट होगा। लिपिड्स की अगर बात करें तो लिपिड्स में क्या है? लिपिड्स इज अ हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिपिड्स क्या है? हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब सवाल ये कि लिपिड को हम हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किस वजह से या किस चीज की बुनियाद पर कह रहे हैं? तो चूंकि लिपिड कई तरह के कंपाउंड से मिलकर बना होता है, यानी इसके अंदर सिंपल लिपिड्स भी हैं, इसके अंदर डिराइव्ड लिपिड्स भी हैं, इसके अंदर कंजुगेटेड लिपिड्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। ये सिंपल, डिराइव्ड और कंजुगेटेड वाली तकसीम आपको किसके अंदर? कार्बोहाइड्रेट के अंदर, प्रोटीन के अंदर या न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर नहीं मिलती। समझ आ गई? तो इसलिए इसको कहते हैं हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगली इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडीज के अंदर जो ज्यादातर परसेंटेज है वो किस पर मुश्तमिल है? वाटर पर मुश्तमिल है। तो चैप्टर के स्टार्ट में हम पढ़ेंगे वाटर की बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर, और उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि पानी का रोल क्या है। ठीक है, इसी तरह पानी जो है वो किन किन चीजों के अंदर क्या करता है? वाटर जो है वो किन किन चीजों के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करता है, किन प्रोसेसेस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद कर रहा है। तो उसको हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह इस चैप्टर के आगाज में।